एक साल में पूरा मैं ऐसे डिप्रेशन जिसको बोलते हैं ना, डिप्रेशन में आ गया कि मैं अब करूं तो क्या करूं, क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकता था। जहाँ पे जो इंडस्ट्री लगी सांबा में तो अब तभी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी पूरी तरीके। फिर मैं एक साल में इसी सोच में रहा कि करूं तो करूं क्या करूं। फिर मैंने ये सोचा यार ऐसे बैठे बैठे दिमाग में आया संगीत तेरे पास है, संगीत तेरे तुझे कुछ आता है तो इसके बीच में कर। जब मैं तबला बजा रहा था तो मेरे से एक टुकड़ा नहीं बज रहा था, बोल नहीं बज रहा था, तो वो आसे हथौड़ी होती है वो तबले को सुर करने वाली, टाइट करने वाले, और पिछला पासा वो करके उन्होंने ना मेरे हाथ के ऊपर मारा। अच्छा, दूसरे क्या बात है क्यों नहीं बज रही तेरे से? मैं डर गया मैं। अच्छा, फिर मुड़ बजा, हाँ ऐसे बजाना है इसको। तो कहने का मतलब है कि आजकल आप अपने स्टूडेंट को डांट भी नहीं सकते हो, नहीं डांट सकते, नहीं डांट सकते हो। वो पेरेंट्स भी नहीं मानते कि हमारे बच्चे को डांटा जाए। लेकिन हमने वो टाइम देखा हुआ है कि जब हमको स्कूल से मार पड़ती थी ना तो घर में भी आगे जब सुनाते थे तो घर में भी आगे मार पड़ती थी। हेलो नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पोर्ट गियर प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। आज जिनके मैं चरण कदम चाहता था अपने स्टूडियो में पढ़ चुके हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रवि दत्ता जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस पोर्ट गियर फैमिली के अंदर। सर, पहले तो आपको नमन है कि आप यहाँ पर आए। तो सर, सबसे पहले तो आपसे मैं ये बात जानना चाहूँगा कि इतना समय क्यों लगाया हमारे पास आने में। नमस्कार आपको भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने स्टूडियो में बुलाया है। तो एक्चुअली आपने जो बोला कि लेट हो गए या देर कर दी, ये हर चीज़ का संयोग होता है, उसका टाइम होता है। जब उस ऊपर वाले को मंजूर हो तभी ऐसा काम होता है, ऐसे कभी कोई कुछ नहीं हो सकता। मेरा भी दिल में भी था, चाह थी, लेकिन कुछ ऐसी कारण बन गए कि जो लेट हो गया। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए, नहीं कोई बात नहीं। तो सर, सबसे पहले एक बात जानना चाहूँगा कि सांबा में आपको संगीत का सरताज माना जाता है और काफ़ी बड़ा नाम है आपका संगीत के लेवल पर देखा जाए तो। और मैं ये जानता हूँ कि सभी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपकी ये जो शुरुआत है, जर्नी है, मेरे ख्याल से इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इवन सांबा में भी नहीं पता होगा। सर, मैं जानना चाहूँगा और इस वीडियो के माध्यम से हमारी जनता जानना चाहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं इतना बड़ा संगीतकार तो है नहीं। कोई कुछ नहीं, इतना नहीं जानता। थोड़ा सा ABC जो हमने गुरुजनों से वो पाई है वो ही हम बांट रहे हैं। मैं इतना बड़ा संगीतकार नहीं हूँ। संगीतकार तो बहुत बहुत बड़े बड़े संगीतकार हैं। हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं, बस शौक़ है हमको, जिससे को हमने इसको शौक़ को जो बनाए रखा हुआ है। तो आगे क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं यही पूछना चाहूँगा सर कि इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, जर्नी की जो आपने बोला है कि संगीत की, मैं बहुत छोटा था तब हम सांबा में नहीं रहते थे। अच्छा, हम अखनूर में रहते थे। जहाँ पे हम अखनूर में रहते, साथ में एक मंदिर था। ठीक है। मंदिर के बीच सुबह शाम को ज़्यादातर वहाँ पे एक सत्संग होता था। तो वहाँ पे एक लड़का था, तो मेरे से काफ़ी बड़े थे वो, लेकिन वो वहाँ पे ढोलक बजाते थे और कि पंडित जी हारमोनियम बजाते थे। तो मैं ढोलक की तरफ देखता रहता था कि जी कैसे बजा रहे हैं, कैसे बजाते हैं जी ऐसे। तो फिर मैंने घर में आना तो मैं कोई तख्ती ले लेनी, कोई बर्तन ले लेना, कोई डब्बा ले लेना, मैं उसके ऊपर बजाना उसको। अच्छा, बजाना तो सही था, मेरा को शौक हो गया था, लेकिन घर से डांट पड़ती थी कि ये क्या, आपने ये क्या कर रहे हो। लेकिन मैं करता क्या, मेरे दिल के बीच में वो जुनून एक आ गया था कि मैं भी इसको करूं, मैं भी बजाने की कोशिश करूं। लेकिन एक छोटा था ना, तो वो इंस्ट्रूमेंट पा सकता था, अपने रख सकता था, नहीं लेने की कोई हमारे पास गुंजाइश थी कि मैं ले लेता। और घर वाले भी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो समझते, पहला कुछ टाइम कुछ और था कि इसको कुछ और समझते थे संगीत को, ऐसे ही है। लेकिन जब वो हम वहाँ से, मेरे पिताजी पुलिस में थे तो उनकी ट्रांसफ़र सांबा में हुई। अच्छा, सांबा में जब हम हुई तो यहाँ पे मैं 6th क्लास में दाखिल हुआ स्कूल में। वहाँ पे एक हमारे टीचर थे। अब उसके बाद मेरे टीचर के बाद गुरु, उनको बोलूँगा मैं, गुरु बने वो। अच्छा, वो वहाँ पे पढ़ाते थे और साथ में हारमोनियम भी बजाते थे। वो अच्छा गाते थे, साथ में हारमोनियम। और मैंने वो डेस्क के ऊपर, बेंच के ऊपर हाथ मारने, तो उन्होंने देख लिया मेरे को। बोलने लगे, भाई ऐसे कर रवि,
हमने एक संगीत विद्यालय सांबा में खोला है, हाँ। तो वहां पे आना। हाँ। ये सन 1972 की बात है, 1972 की। 72 की बात अच्छा। है। तो मैं वहां पे जाना शुरू कर दिया। हाँ। मैंने क्या करना कि वहां पे बैठे रहना, कैसे बजा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वहां पे ये थे, इनका नाम था श्री कृष्णदास जी, हाँ। जो कि अभी स्वर्गवास हो चुके हैं। उनके साथ थे रतन चंद शर्मा जी, जो कि तबले के थे वो, तो तबला बजाते थे वो। ये जोड़ी थी, बहुत अच्छी थी झांबा में। हाँ। वो रामलीला में भी जाते थे, करते थे। हाँ। तो मैंने वहां पे आगे बैठ जाना, देखना कि कैसे बज रहा है तबला, कैसे बजता है। सही है। तो देखते देखते फिर उन्होंने मेरे को बजाना भी सिखाया। हाँ। तो मैंने तबला बजाना शुरू कर दिया। इन बिटवीन क्या हो गया, फिर एक और जहाँ पे गुरुजन आए, हाँ। उनका नाम था चंचल सिंह जी। चंचल सिंह जी। चंचल सिंह जी, ठीक है। लेकिन वो राजपूत थे। हाँ। ये मंडी के थे, जहाँ पे खैरी मंडी के पास जहाँ पे के थे। हाँ। और थे वो सूरदास थे। अच्छा। उनको दिखाई नहीं देता था, बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। तो वो वहाँ पे आते थे। तो वो तबला भी अच्छा बजाते थे, क्लासिकल वोकल के भी बड़े अच्छे थे, वो संगीतकार थे। तो तबला उनसे भी मैंने सीखा। अच्छा। तो वो बहुत मंडी से आ जाते थे, जाने की जब टाइम होता था तो उनको फिर मैं छोड़ने के लिए जाता था अच्छा। रात को। हाँ। और बीच में वो जंगल पड़ता था थोड़ा हाँ, सा। हाँ। लेकिन वो एक गुरुजन थे, जब गुरु पास में हो, चाहे जैसा कैसा भी हो, हाँ। डर नहीं लगता है, किसी नहीं चीज का लगता। डर नहीं लगता। तो मैं उनको वहां पे छोड़ने के लिए जाता था। हाँ। और एक छोटी सी एक बात भी सुनाता हूँ। हाँ। थे सख्त बहुत थे। हाँ। अच्छा, जब मैं तबला बजा रहा था तो मेरे से एक टुकड़ा नहीं बज रहा था, बोल नहीं बज रहा था। तो वो आसे हथौड़ी होती है, वो तबले को सुर करने वाली, टाइट करने वाली, और पिछला पासा वो करके उन्होंने ना मेरे हाथ के ऊपर मारा। अच्छा। दूसरे क्या बात है, क्यों नहीं बज रही तेरे से? मैं डर गया मैं। हाँ। अच्छा, फिर मुड़ बजा, हाँ ऐसे बजाना है इसको। हाँ। तो कहने का मतलब है कि आजकल आप अपने स्टूडेंट को डांट भी नहीं सकते हो, नहीं डांट सकते। नहीं डांट सकते हो। हाँ। वो पेरेंट्स भी नहीं मानते कि हमारे बच्चे को डांटा जाए। हाँ। लेकिन हमने वो टाइम देखा हुआ है कि जब हमको स्कूल से मार पड़ती थी ना, तो घर में भी आगे जब सुनाते थे तो घर में भी आगे मार पड़ती थी कि बोलो तो आपकी गलती होगी तभी तो मार पड़ी है, ऐसे मार थोड़ी पड़ती है। बिल्कुल। और अगर आजकल के टाइम में, समय के बीच में, अगर बच्चे को हम कोई डांट भी देते हैं, जो को थप्पड़ लगा देते हैं, हाँ। पेरेंट्स 1 मिनट में आ जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों डांटा। लेकिन गलती बच्चे की होती है, गलती बच्चे की होती है। बिल्कुल। टीचर उसको सुधारना चाहता है। टीचर, एक जो टीचर है, अध्यापक है, वो अपने बच्चे को, स्टूडेंट को, शिष्य को सुधारना चाहता है, ना कि बिगाड़ना चाहता है। बिल्कुल। जब आप घर में भी तो डांटते हो बच्चे को, और स्टूडेंट, टीचर ने डांट दिया तो गलत बात है। वो ऐसा कि बिगड़ जाएगा बच्चा। हाँ। लेकिन आजकल समय ऐसा है। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद मैंने जम्मू में भी सीखा, थोड़ा वायलिन का भी मैंने सीखा। हाँ। थोड़ी देर, लेकिन आना जाना बड़ा मुश्किल था। हाँ। उस समय हाँ। बड़ी मुश्किल होती थी कि और ये बस का किराया भी देना, टाइम भी वहाँ पे, और वहाँ पे जम्मू में जाना, और रात वहाँ पे हो जाती थी। हाँ। ठहरना कहाँ है, ये बड़ा मुश्किल था। तो मेरा संगीत टूटा। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने मेरे ख्याल में 1974 की बात है, 74 की बात है, उसके बाद मैंने तबला बजाना शुरू किया। और सभी जितने भी हमारे सांबा के बीच में वो थे, क्लब थे रामलीला के, जैसे हमारा क्लब था रामा ड्रामाटिक क्लब पक्की मंडी में, वहाँ पे रामलीला तो थी, मैंने वहाँ पे तबला बजाया। ठीक है। फिर वहाँ जहाँ पे था, क्या नाम उसका, फ्लोरा मंडी में, फ्लोरा मंडी क्लब में, वहाँ पे भी मैंने 4-5-6 साल बजाया। फिर बन तालाब के ऊपर भी एक क्लब था, वहाँ पे भी मैंने तबला बजाया। और कैली मंडी वहाँ पे भी थी, होती थी, अभी भी हो रही है वहाँ पे, वहाँ पे भी मैंने अपना तबला बजाया हुआ है। मैंने यानी के संगीत को एक और कोई चीज मैंने नहीं सीखी, कुछ नहीं मैंने किया। कभी कोई गली में नहीं गए, कोई कहाँ पे नहीं गए, कोई और काम नहीं किया, या खेले नहीं खेले। संगीत का ऐसा था कि स्कूल से आए, स्कूल से घर में आए, घर में जो खाना खुना खाया, होमवर्क किया, तो उसके बाद संगीत विद्यालय में चले गए। और वहां से शाम को आते थे, और कोई काम नहीं करते थे। क्या बात। इतना संगीत के बीच में इतना था कि संगीत मेरी अभी भी वो एक किस्म का वो जिंदगी है। हाँ। संगीत के बिना इंसान अधूरा है। अधूरा। कोई भी बंदा कहे कि मैं गाता नहीं हूं, मैं नहीं मानता। चाहे टूटा फूटा गाएगा, छोटा बड़ा बूढ़ा सभी गाना गाते हैं। संगीत एक ऐसी चीज है कि इंसान के जन्म से चलता है। जब इंसान का जन्म होता है तो वो गाने गाए जाते हैं,
रोता है, हाँ रोना भी एक संगीत है। हाँ और जब गाने गाए जाते हैं तभी बच्चा पैदा होता है तो खुशी के गाने गाए जाते हैं, संगीत चलता है साथ में। बिल्कुल। जब इंसान की डेथ होती है तब भी संगीत, जब भी रोया जाता है वो भी ऐसे। और वर्डिंग जो बोली जाती बीच में है, wording। शंख बजता है, ढोल बजते हैं, किसी ऐसे होते हैं, राम राम ऐसे बोला जाता है, वो भी एक संगीत। यानी कि इंसान के जन्म से लेकर इंसान के मरण तक संगीत उसके साथ रहता है। ही रहता है। क्या बात है सर, इतनी बढ़िया सी बातें। अभी तक ना मेरे पास सभी सिंगर आ रहे थे, गायक आ रहे थे, तो उनमें से बहुतों का एक सवाल रहता था आफ्टर द एपिसोड। वो ये कहते थे कि सर आप बहुत ज़्यादा सिंगर्स को बुला चुके हैं, अब किसी गुरु को तो बुलाओ, ताकि जो हम लोग बीच में कमियां करते हैं वो गुरु जो है वो कमियां हमारी निकाल सके। तो इसलिए मेरा बहुत टाइम से ये मन था कि मैं एक गुरु को बुलाऊं, और हमारे पास रवि दत्ता सर आए हुए हैं। इससे बड़ी बात हमारे इस एपिसोड के लिए कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि सांबा में गुरु के नाम पर सबसे बड़ा नाम सर आपका है। और ये बोलकर मेरे को जितनी खुशी हो रही है, आपको सुनकर इतनी खुशी होती होगी। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि सर मेरे बच्चे को सिखा दीजिए, वो क्या फीलिंग होती है? देखो, सबसे पहले तो मैं इतना बड़ा गुरु नहीं हूँ मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता हूँ। हाँ। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, साधारण इंसान हूँ, संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, संगीत को चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास है, जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है मैं उसको बांटूँ, हाँ। उसको दूँ। अपने साथ लेके रख के और चला जाऊँ, उसका फायदा कोई नहीं। ये चीज़ ऐसी अगर बांटोगे तो आपको और ज़्यादा आएगी, बढ़ेगी। हाँ। अच्छा, साथ में संगीत एक साधना है। हाँ। सबसे बड़ी चीज़ ये साधना है ये। हाँ। और एक ईश्वर से मिलने का एक साधन भी है। हाँ। संगीत। हाँ। लेकिन ये है कि आजकल जो है ना वो फास्ट जमाना हो गया। सही है। वो हर कोई चाहता है कि मैं आज सीखूं और कल मैं उस स्टेज के ऊपर मैं परफॉर्म करूं। लेकिन कोई भी चीज़ है, जब हम एक पौधा लगाते हैं, सींचते हैं, उसको खाद वगैरह देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, देखते देखते कितने साल के बाद वो फल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नहीं है आज ही हम पौधा लगाएंगे तो कल हमको फल मिलेगा। हाँ। लेकिन ये आजकल के कुछ ऐसा टाइम समय आ गया कि बच्चों के बीच में थोड़ा सा वो सहने का या सब्र करने का वो थोड़ा कम रह गया। जिससे कि मैं चाहता हूं कि ठीक है, जल्दी अगर आप जल्दी सीखोगे तो जल्दी आप कर जाओगे, उसको पा जाओगे। लेकिन फिर भी किसी चीज को करने के लिए समय लगता है। साधना करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, हर चीज उसके ऊपर देखी जाती है, माहौल देखा जाता है, तब जाके आपको ये संगीत आएगा। साधना करो, साधना जब तक आप साधना नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे तो वो आपको वो संगीत नहीं आएगा। नहीं बनती। सही। तो संगीत के बीच में क्या हुआ गया कि मैं बचपन से संगीत था, चल रहा था, अच्छी तरह से चल रहा था। तो क्या हुआ कि जब मैंने ITI स्कूल छोड़ा, तो ITI में 2 साल की मैंने ITI। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने शुरुआती से तो संगीत को नहीं चुना था ना, बीच में आप कुछ कार्य भी कर रहे थे। हाँ। एक्चुअली क्या था कि संगीत तो मैंने एक शौक था मेरा, पैशन नहीं, वो नहीं था मेरा, प्रोफेशन नहीं था। वो नहीं था, एक शौक था संगीत के साथ जुड़ा हो। लेकिन सर्विस तो नौकरी तो करनी थी। तो मैंने ITI का 2 साल का मैकेनिकल का डिप्लोमा किया। तो उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट होगी जहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा में एक कारखाना था जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर था, J&K गवर्नमेंट के अंडर था, सेमी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन थी वो। उसके बीच में मैंने टेक्नीशियन लगा वहाँ पे। तो टेक्नीशियन लगा, चल रहा है ये सन 79 की 79 की बात है, 1979 की, जब मेरी अपॉइंटमेंट वहाँ पे हुई एज ए मैकेनिक। तो चलता रहा काम, बड़ा अच्छा चल रहा था। सुबह जाना, शाम को आ जाना, या रात के भी कभी शिफ्ट होते थे तो चल जाते थे हम, कोई ऐसी बात नहीं थी, अच्छा था, सिस्टम चल रहा था। तो उसके बाद प्रमोशन भी होती रही, सीनियर टेक्नीशियन बना, उसके बाद सुपरवाइजर बना। जब उसके बाद सन 2000 में क्या हो गया कि कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया। नहीं, सर्विस के टाइम आपका संगीत से संगीत था, साथ में था। संगीत को मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन उसको फुल जैसे कोई मैंने करना था ना, जैसे वो नहीं किया था। इसको मैंने करता था, जैसे कोई सत्संग हो गया, कीर्तन हो गया, कोई रामलीला का प्रोग्राम आ गया, वो उसको मैं अटेंड करता था। लेकिन वो तो फुली तरीके से नहीं था। क्योंकि उसमें अर्निंग तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए ना, घर को चलाने के लिए कुछ चाहिए।
तो मैं वहाँ पे फैक्ट्री में लग गया जब, तो सन 2000 में गवर्नमेंट ने ये एक डिसीजन लिया कि ये लास्ट में जा रही है, इसको बंद कर दो। अच्छा। और इसके एम्प्लॉय जो किसी और डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अच्छा। हम खुश हो गए, चलो ठीक है, बंद करना तो बंद कर दो, हम किसी और में चले जाएंगे। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। हमने धरना प्रदर्शन सब कुछ किए। गवर्नमेंट पहले हमको कहती रही ठीक करेंगे, लेकिन उन्होंने 2 साल तक कुछ नहीं किया। अच्छा। कुछ भी नहीं किया, हम ऐसे बेकार पड़ गए। तो फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया जो कि गोल्डन हैंडशेक उन्होंने बोला, और 3-3 साल की तनख्वाह दे के, सैलरी दे के हमको घर में बाहर भेज दिया। यानी कि एक स्वीपर से लेके जनरल मैनेजर तक सबको, सभी को। 160 मुलाजिम था वहाँ पे। अच्छा। सभी को उन्होंने घर में भेज दिया। कोर्ट में भी किया, अभी भी कोर्ट में चल रहा है, कोई फायदा नहीं उसका, अभी तक कुछ नहीं हुआ, डिसीजन कुछ नहीं हुआ। मेरे को ये एक बड़ी ही अचंभा लगता है और दुख भी होता है और गुस्सा भी है मेरे दिल में कि एक फैक्ट्री आपने बंद कर दी। ठीक है, करोड़ों रुपए की फैक्ट्री बनी हुई थी, बिल्कुल, और उसके बीच में फ्रांस और इंग्लैंड की मशीनरी फिट थी वहां पे। अच्छा। एयर कंडीशन वो था, बिल्कुल सिस्टम था वहां पे। बूल की फैक्ट्री थी, बूल प्रोसेस होती थी वहां पे, बूल साफ होती थी, धोई जाती थी और उसको कॉम किया जाता, साफ किया जाता था। फिर बाद में दूसरी फैक्ट्री में चली जाती धागा बनने के लिए। तो वो उन्होंने देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि ये लॉस में चल रही है, तो इसको हम वाइंड अप कर देते हैं, तो एम्प्लॉय को करेंगे आगे पीछे वो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो हमारा पैसा भी बनता था और लेने वाला, किसी का 1 लाख है, किसी का 1.25 लाख है, 1.5 लाख, 2 लाख है, ऐसे बना हुआ है। लेकिन अभी तक 25 साल हो गए हैं, उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया। अच्छा, जो मैं एक गुस्सा मेरे को इस चीज का कि अगर फैक्ट्री बंद कर दी, लेकिन उसका जो करोड़ों रुपया लगा हुआ वहां पे, अभी तक आपने उसका क्या हल निकाला? जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, वो भी पब्लिक का पैसा लगा हुआ था वहां पे। सही है। अभी तक उन्होंने आपने उसका कुछ नहीं एक्शन, उस समय एक्शन करते और बेच देते, जो कुछ करते, ऑक्शन वगैरह, ऑक्शन करते, नीलामी करते उसकी, तो कोई ना कोई लाला बाहर का जो कोई भी ऐसा था जो ले सकता था, उसको चला सकता था, अपने तरीके से चलाना था। उसने कुछ ना कुछ तो वहां पे आदमी रखने से टेक्निकल, लेकिन आपने एक्शन नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। वो लोग करोड़ों रुपए की फैक्ट्री जो अब उसको जंग लग गया, रस्ट हो गई है वो, उसका मैं ये जवाब जानना लेना चाहता हूँ कि आपने क्या किया। नंबर 2 के ऊपर आ गया, अब मैं पॉलिटिकल के ऊपर चलता हूं। आपने हमारी 22 साल वहां पे नौकरी ली, 22 साल हमारी एक पूरी जवानी अब वहां पे हमने बिता दी। ठीक है, उसके बाद आपने हमको भेज दिया घर में, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक सवाल मेरे दिल में अभी भी खटक रहा है, एक एमएलए 5 साल अपनी सर्विस देता है, 5 साल सर्विस देता है, उसको लाखों रुपया उसको मिलता है, हर चीज फैसिलिटीज मिलती है, सब कुछ मिलता है। वो 5 साल के बाद वो पेंशन का हकदार हो जाता है। दूसरी बार फिर जीता है वो 5 साल फिर अपनी वो सर्विस दे के उसको दूसरी पेंशन भी लग जाती है, उनको पेंशन लग जाती है। और हमने कौन सा पाप किया हुआ था? हमने कौन सा इतना गलत काम कर दिया था? आप हमको पेंशन दे देते, सही है, अभी भी दे दो। हम आप अभी भी हम कहते हैं कि उसको फैक्ट्री को आपने बेचा नहीं अभी तक, कुछ ना कुछ आपको मिल जाना था, वो पैसा हमको दो। हमारा जो पिछला पैसा बचा हुआ है वो भी पैसा नहीं दिया, और ना पेंशन दी है। हमने अपने बच्चे सही तरीके से पढ़ा नहीं सके, अपना अच्छा जीवन नहीं बसर कर सके, कोई भी हम अपना अच्छी तरह से घर नहीं बना सके। देखो 3 साल की सैलरी क्या थी, किसी को 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मिल गया, उसने क्या करना था? उसमें क्या बनता है? बिल्कुल कुछ नहीं बनता है। तो एक मेरा ये भी एक बड़ा जिंदगी के बीच में एक बड़ी सेटबैक थी मेरे को। फिर आ गया, अब मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। इससे बाउंस बैक कैसे किया आपने? फिर इस चीज से कैसे निकले? अच्छा, हाँ, 1 साल में पूरा मैं ऐसे डिप्रेशन जिसको बोलते हैं ना, डिप्रेशन में आ गया कि मैं अब करूं तो क्या करूं, क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकता था। जहाँ पे जो इंडस्ट्री लगी सांबा में, तो तभी एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी पूरी तरीके से, उनको बिजली का सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। फिर मैंने सोचा यार एक बार फैक्ट्री में लगा तो मेरे को जैसे सेटबैक मिली है, दूसरी बार फिर फैक्ट्री में लगा, क्या पता वो भी ऐसे करें, वो भी ऐसे करें। वैसे साइकोलॉजी हो गया ना मेरे दिमाग में कि मैं दूसरी बार फैक्ट्री में किसी में लगूं तो क्या वो नहीं ऐसे कर दें। फिर मैं 1 साल में इसी सोच में रहा कि करूं तो करूं, क्या करूं। फिर मैंने सोचा यार ऐसे बैठे बैठे दिमाग में आया, संगीत तेरे पास है,
संगीत तेरे तुझे कुछ आता है तो इसके बीच में कर। क्या बात है। तो इटमिट में क्या हो गया कि एक तो स्कूलों के मेरे टीचर जो मालिक थे स्कूलों के, हाँ। वो मेरे को वाकिफ थे, मेरे जानकार थे बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा। क्योंकि मैं स्कूलों में भी प्रोग्राम कराता रहता था। हाँ। तो उनको पता लगा कि ये फ्री बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो बोल रहे थे कि सर क्या हूँ, तो बोले सर आप कमाल है, आप संगीत के तो हमारे स्कूल में आओ, बच्चों को संगीत सिखाओ। संगीत सिखा दो। है यार, ठीक है, हाँ। चलो संगीत शुरू कर दिया। हमारे जो संगीत के गुरु थे कृष्णदास जी और रतन चंद जी, उनके जाने के बाद मैंने उस संगीत को लगातार कंटिन्यू रखा कि उसको मैंने बंद नहीं किया, जो कि 1972 से, मैं ये कहता हूँ जी 1972 से ही चल रहा है। हाँ। या अभी तक मैंने उसको कंटिन्यू रखा हुआ। तो अभी मेरे पास बच्चे आते हैं वहाँ पे सीखने के लिए, तो क्लासिकल यानी कि वो सीखते हैं, वोकल सीखते हैं, लाइट म्यूज़िक भी सिखाया जाता है उनको, भजन कीर्तन वगैरह, जहाँ कोई और थोड़े गीत जो गज़ल वगैरह होते हैं वो सिखाई जाती है, सुनाई जाती है। और तबला हो गया, ढोलक हो गया, कीबोर्ड हो गया, सिंथेसाइजर वो कैसे बजाना है उसकी भी उनको सिखाया जाता है। और साथ साथ में उनको हर साल इसकी संगीत की परीक्षाएं भी होती हैं, जिससे कि वो अभी मेरे पास वो सेंटर नहीं है, मैंने जम्मू में अटैच किया हुआ है उसको एक विद्यालय के साथ, क्योंकि जहाँ पे कम से कम 35-40 बच्चे हों तो सेंटर मिलता है। तो हमारे पास अभी बच्चे मेरे पास थोड़े कम हैं, तो फिर मैं उनको क्या करता हूँ कि जम्मू में लेके जाता हूँ। तो मेरे बच्चे पिछले साल भी 2-3 बच्चों ने ग्रेजुएशन की थी, उससे पहले भी 2-3 बच्चों ने ग्रेजुएशन की है, बीए की है म्यूज़िक की। अभी मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में चल रहे हैं। हाँ, अभी उनके एग्जामिनेशन फॉर्म पर भरे गए हैं, उनके पेपर भी होंगे। साथ साथ में एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे सीखे हुए बच्चे, यानी कि मेहनत उनकी है, मैं क्या कुछ नहीं, मैं ऐसे माध्यम हूँ बीच में। तो सीखे हुए बच्चे, कई बच्चे 2-3 बच्चे तो आर्मी में चले गए, वो अभी रिटायर हो भी आ गए हैं, रिटायर होके आ गए हैं। अच्छा। इसी के बीच में, म्यूजिक के बीच में। क्या बात। अभी 2-3 बच्चे जो अपना काम कर रहे हैं ऐसे संगीत के बीच में ही। सही है। 2-3 बच्चे, 3-4 बच्चे हैं जो स्कूलों में लगे हुए हैं, वो टीचर, म्यूजिक टीचर लगे हुए हैं। मैंने कुछ गीत जो हैं कंपोज भी किए हैं। अच्छा। खुद कंपोज किए हैं, लिखे हुए गीत जो कि अच्छे चल रहे हैं इस समय, और शायद हो सकता है सरस्वती माँ ने चाहा तो जल्दी ही आपको टीवी के बीच में भी जो सुनने को मिलेंगे वो गीत, बच्चों के द्वारा गाए हुए वो गीत हैं। देश प्रेम के गीत भी हैं। क्या बात। ऐसे हैं। तो मेरे को आई हुई है, ऑफर आई है टीवी दूरदर्शन जम्मू से। अच्छा। कि बच्चों को लेके आओ और कराओ कुछ ना कुछ कराओ। तो वो जितने भी गीत होंगे वो कंपोजिशन जो होगी वो मेरी अपनी होगी। क्या बात। किसी की। तो दोस्तों इस एपिसोड में मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा सीखने की बातें मिली, समझने की बातें मिली, और सर की जो लाइफ की जर्नी है जो कि ना सांबा वासियों को पता होगी ना अखनूर वासियों को पता होगी, रेयर केस में बहुत कम लोगों को पता होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी को लग जाएगा पता कि सर की क्या जर्नी है। इस एपिसोड में बहुत सारी बातें क्लियर हुई रवि दत्ता सर की। चाहूँगा इजाज़त आप सबसे, अगले एपिसोड की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से आपको मिलेंगी अच्छी अच्छी वीडियो। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।